दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रोइड चैप्टर का आज हमारा 10th एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। आज का जो एपिसोड है इसमें हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे और आज हम लीनियर मोमेंटम एंड लीनियर इंपल्स की बातचीत करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मोमेंटम को देखते हैं। लीनियर मोमेंटम क्या चीज़ है, ठीक है, उसको ज़रा समझते हैं। लीनियर मोमेंटम, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो मोमेंटम, अगर किसी पार्टिकल की मैं बात करूं तो किसी भी पार्टिकल का मोमेंटम होता है उस पार्टिकल का मास इनटू उस पार्टिकल की वेलोसिटी। तो अगर मैं बोलूं कि कोई पार्टिकल है जो v वेलोसिटी से इस तरफ जा रहा है, ध्यान रखना मैं वेलोसिटी बोल रहा हूं, ठीक है, इसके बाद डायरेक्शन भी है, और इस पार्टिकल का मास है अपना m। तो अगर मैं इस पार्टिकल के मोमेंटम की बात करूंगा तो बनेगा mv। ये इस पार्टिकल का मोमेंटम होगा। सिंपल इस तरह से इसको समझ सकते हो। अब यहां पे अगर मान लीजिए मैं कुछ इस तरह से देता कि ये मेरे पास कोई रेफरेंस एक्सिस है, फिक्स्ड एक्सिस है भैया, मैं फिक्स्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स कैप, वाई कैप एंड जेड कैप। ये मेरे पास इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है और यहां पे कोई पार्टिकल दिया हुआ है और ये जो पार्टिकल है ये इस तरफ मूव कर रहा है और जो पोजीशन है इस पार्टिकल की ओरिजिन से, ये टाइम के साथ बदल रही है। ये जो पोजीशन है ये टाइम के साथ बदल रही है। कैसे बदल रही है जरा देखिए। आर टी इक्वल टू 2t आई कैप प्लस 4t स्क्वायर के कैप प्लस 4t स्क्वायर वाई कैप या जे कैप बोल दीजिए प्लस 3t के कैप। इस तरह से पार्टिकल की जो पोजीशन है वो बदल रही है टाइम के साथ। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस पार्टिकल का मास जो है वो 2 किलोग्राम का है, तो आप बताइए इस पार्टिकल का मोमेंटम क्या होगा, लीनियर मोमेंटम क्या होगा। तो आप मोमेंटम कैसे निकालोगे दोस्तों? जो मोमेंटम आएगा वो आपका होगा mvt। इस तरह से आप बोल सकते हो। m की वैल्यू मेरे पास 2 किलोग्राम है और v, यहां से इसका डेरिवेटिव ले लो भाई, dRt/dt। RT मेरे पास पोजीशन वेक्टर है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां से उसकी वेलोसिटी निकल आएगी और वो क्या निकलेगी भाई बताइए, 2 इंटू इसका वेलोसिटी अगर आप करोगे तो 2i कैप प्लस क्या हो जाएगा 8t j कैप प्लस 3k कैप। अब इस 2 को अंदर ले जाओ तो आपके पास मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी कि इस पार्टिकल का क्या मोमेंटम है। इट कम्स आउट टू बी 4i कैप प्लस 16t j कैप प्लस 6k कैप। ये मेरे पास इस पार्टिकल का मोमेंटम आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ आएगा कि किस तरह से हम मोमेंटम को कैलकुलेट करेंगे। ऐसे आगे चल के एंगुलर मोमेंटम पढ़ोगे आप, बट अभी फिलहाल उसकी बात नहीं करते हैं, अभी हम सिर्फ लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ कि कैसे हम किसी भी पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम निकालते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि एक सिस्टम के अंदर मल्टीपल पार्टिकल होते हैं और वो डिफरेंट रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। तो उस केस में हम सिस्टम का मोमेंटम कैसे निकालें, वो हम कैसे देखें। ओवरऑल अगर मुझे मोमेंटम निकालना हो, रिजल्टेंट मोमेंटम निकालना हो तो कैसे निकालें। तो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर किसी सिस्टम में मल्टीपल पार्टिकल है तो हर एक पार्टिकल का आप मोमेंटम निकाल लो और उसका वेक्टर एडिशन कर दो, आपके पास रिजल्टेंट मोमेंटम आ जाएगा। और उस रिजल्टेंट मोमेंटम को आप ये कह सकते हो कि ये जो मोमेंटम आया है, जो रिजल्टेंट मोमेंटम है, दिस इज द मोमेंटम ऑफ सिस्टम, और यू कैन से इट इज द मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब आप बोलोगे सर ये कैसे, जरा देखिए, मैं एक कदम और आगे बढ़ रहा हूं। अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे चलते हैं, ठीक है। मल्टीपल पार्टिकल है, सोचिए मेरे पास किसी सिस्टम के अंदर, और वो इंडिविजुअली मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो जरा देखिए, ये मेरे पास कोई मान लीजिए कई सारे पार्टिकल हैं इसमें। ये मास है m1, ये है m2, ये m3, m4, m5, इस तरह के मेरे पास मान लीजिए मल्टीपल पार्टिकल हैं। ये आपका v1 वेलोसिटी से इधर जा रहा है, ये v2 से इधर जा रहा है, ये v3 से इस तरफ जा रहा है, ये आपका v4 से इस तरफ जा रहा है एंड v5 से ये आपका इस तरफ जा रहा है। ऐसे मेरे पास क्या है, सबके पास अपनी अपनी वेलोसिटी है।
तो सबका अपना अपना मोमेंटम होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका रिजल्टेंट नेट मोमेंटम क्या होगा, इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल का नेट मोमेंटम क्या होगा, तो आप क्या करोगे, आप सबका इंडिविजुअल मोमेंटम को ऐड कर दोगे। m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 m4v4 m5v5, ये मेरे पास रिजल्टेंट मोमेंटम आ जाएगा दोस्तों, पूरे सिस्टम का मोमेंटम हो गया। आप इसका ऐसे भी लिख सकते हो, ये बनेगा टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। आप बोलोगे सर ये कैसे लिख दिया आपने, भाई आप खुद सोचिए ना, अगर मैं बोलूं पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास पूरे सिस्टम का मोमेंटम निकालना है, तो पूरे सिस्टम का क्या मतलब है? ऑब्वियसली उस सिस्टम का अपना कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास रहा होगा। इस पूरे सारे 4-5 पार्टिकल हैं जो भी, इन सब का अपना एक सेंटर ऑफ मास होगा, और उस सेंटर ऑफ मास की अपनी एक वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, दैट टोटल मास इन सब का, अगर आपको मास एक जगह लोकलाइज करना हो तो यहीं पे लोकलाइज करोगे, इसके सेंटर ऑफ मास वाली लोकेशन पे, तो ये इसकी सेंटर ऑफ मास वाली लोकेशन है, इनटू इसको अगर कोई वेलोसिटी दोगे पूरे सिस्टम को, ये सिस्टम की वेलोसिटी क्या होगी, v सेंटर ऑफ मास बनेगी ना भाई। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, रिजल्टेंट सेंटर ऑफ रिजल्टेंट मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हो, और वो जो मोमेंटम होगा रिजल्टेंट, वो आप उसके सेंटर ऑफ मास पे लोकलाइज करोगे, आप उस मोमेंटम को सेंटर ऑफ मास को प्रोवाइड करोगे। आप ये बोलोगे कि ये जो मोमेंटम है, इस मोमेंटम से सेंटर ऑफ मास जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है। उस पार्टिकल पूरा सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जो है उसका मोमेंटम अगर मुझे निकालना हो तो इंडिविजुअल का आप ये निकाल सकते हो और उनका सम कर सकते हो। ये कैपिटल M मैंने क्या लिखा है, इस कैपिटल M को आप बोलोगे कि ये क्या है, ये है सम ऑफ इंडिविजुअल मासेस I फ्रॉम 1 to 5, सबका आप सम कर दीजिए, कैपिटल M आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, यहां से आप सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, ये वही आएगी जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपको सिस्टम ऑफ पार्टिकल के अंदर इंडिविजुअल पार्टिकल की वेलोसिटी दे रखी है, तो आप सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, velocity of center of mass will be equal to m1v1 plus up to m5v5, क्योंकि 5 ही पार्टिकल ले रहे हो, डिवाइड बाई m1 plus up to m5, सही है जी। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो इस एक्सप्रेशन से। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ आया कि कई बार सिस्टम ऑफ पार्टिकल आ जाता है, तो उसमें हम कैसे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, या सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करेंगे, या उसी को आप ये भी कह सकते हो कि जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल है उसका मोमेंटम कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ। अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं ये इंपल्स क्या चीज है, लीनियर इंपल्स, ठीक है, उसको जरा समझते हैं। तो सबसे पहले तो इंपल्स वर्ड को समझिए, इंपल्स क्या है, मैंने मैथमेटिकल फाउंडेशन में भी आपको पढ़ाया था। इंपल्स, सबसे पहले मैं इंपल्स सिग्नल को बता रहा हूं, बाद में हम फोर्स के ऊपर आएंगे। इंपल्स सिग्नल को समझिए, जो आपका टाइम के साथ, सिग्नल क्या होता है जो टाइम के साथ बदल रहा हो, उसको बोलते हैं इंपल्स सिग्नल। का जो नोटेशन होता है वो ये होता है डेल्टा टी, ये होता है इंपल्स सिग्नल। और ये इसका ग्राफ कैसा होता है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। आइडली ये t इक्वल टू 0 पे एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल 0 टाइम के लिए एग्जिस्ट करेगा, और उसका एम्पलीट्यूड जो है वो इनफाइनाइट होगा। इसका एम्पलीट्यूड जो है इनफाइनाइट होगा, लार्ज होगा, वेरी लार्ज, इनफाइनाइट, टेंडिंग टू इनफाइनाइट। आइडियल केस की बात कर रहा हूं भाई मैं। तो आइडली इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, इनफाइनाइट, तो मैंने एरो लगा दिया ये। और ये t इक्वल टू 0 पे एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल स्मॉल टाइम के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। अगर मैं इसका एरिया निकालूं डेल्टा टी का, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इस सिग्नल का एरिया निकालूंगा तो इसका एरिया बनेगा 1, इसका एरिया जो है, इसका एरिया 1 बनेगा। ये होता है इंपल्स सिग्नल, जो बिल्कुल माइन्यूट टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है और जिसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा लार्ज होता है, उसको हम बोलते हैं इंपल्स सिग्नल। अब ऐसे ही एक टर्म आती है इंपल्स फोर्स, तो इंपल्स फोर्स को भी आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो। वो फोर्स जो बिल्कुल कम टाइम के लिए एग्जिस्ट करता हो, बिल्कुल कम टाइम के लिए अप्लाई हुआ हो, उसको हम बोलेंगे इंपल्सिव फोर्स, ठीक है। उसको आप इंपल्सिव फोर्स बोल सकते हो, जिसका एम्पलीट्यूड काफी लार्ज हो और बहुत कम टाइम के लिए अप्लाई हुआ हो। जैसे आप क्रिकेट खेलते हो, तो बॉलर जब बॉल को फेंकता है तो बैट्समैन उसको हिट करता है। अब बिल्कुल अगर आप स्ट्रेट ड्राइव कर रहे हो, बॉलर ने बिल्कुल इस तरफ बॉल फेंकी और आपने बैट से उसको हिट किया, बिल्कुल एकदम 180 डिग्री पे वापस जा रही है बॉल, तो इसका मतलब बॉल बैट से टकराई तो बैट से कुछ फोर्स लगा, लेकिन वो जो फोर्स लगा है वो बहुत कम टाइम के लिए है, तो उस फोर्स को आप क्या बोलोगे, इंपल्सिव फोर्स बोलोगे दोस्तों।
तो पहले तो आप ये समझिए कि इंपल्सिव फोर्स क्या होता है। ये मैंने आइडियल केस में बताया। इसकी जो हाइट होती है, तो अगर मैं डेल्टा टी को डिफाइन करूं इंपल्स सिग्नल को, तो मैं बोलूंगा डेल्टा टी इज 0 फॉर टी नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 के अलावा हर जगह ये सिग्नल 0 रहता है। आइडियल केस है भाई। और डेल्टा टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसकी हाइट इन्फिनिटी होती है व्हेन टी इज इक्वल टू 0। टी इक्वल टू 0 पे इसकी हाइट इन्फिनिटी होती है और इसका एरिया जो है वो 1 होता है। इसको बोलते हैं इंपल्स सिग्नल। अब इंपल्स सिग्नल ये तो आइडियल केस है ना। प्रैक्टिकल केस में अगर आप देखोगे तो प्रैक्टिकल केस में इस तरह का तो कभी नहीं अचीव कर पाओगे आप। बट प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो बहुत सारे सिग्नल ऐसे होते हैं जिनका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा हाई होता है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, ठीक है, बहुत ज्यादा हाई होता है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, और बाकी जगह बहुत कम हो जाता है। उसको आप प्रैक्टिकल इंपल्स बोल सकते हो। ये मेरा एक प्रैक्टिकल इंपल्स है। ऐसे ही इंपल्सिव फोर्स होते हैं। इंपल्सिव फोर्स कौन से होते हैं? एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड है उनका, और उसके बाद वो फोर्स जो है वो बिल्कुल ही कम हो गया। इंपैक्ट फोर्स भी आप इसको बोल सकते हो, इंपैक्ट फोर्स या इंपल्सिव फोर्स, ठीक है, इस तरह से आप इसको नाम दे सकते हो। लेकिन यहां पे हम जो वर्ड यूज कर रहे हैं आपकी फिजिक्स में, जो आपका ये वाला जो टॉपिक है, इसके अंदर जब हम लीनियर इंपल्स की बात करेंगे तो लीनियर इंपल्स में हम क्या चीज कैलकुलेट करेंगे? लीनियर इंपल्स में हम इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, ठीक है। लीनियर इंपल्स में इसका एरिया कैलकुलेट होगा, ध्यान रखिएगा। हालांकि इसी को इंपल्स सिग्नल बोलना चाहिए, बट यहां पे टर्मिनोलॉजी थोड़ी डिफरेंट है, ठीक है। जो आपने इंपल्स सिग्नल मैथमेटिकल फाउंडेशन में पढ़ा है वो ये होता है, तो उसी के एनालोगस आप इंपल्सिव फोर्स को भी बोल सकते हो। इंपल्सिव फोर्स वो होते हैं जो कुछ मोमेंट के लिए अप्लाई हुए और उसके बाद गायब हो गए, और जिस मोमेंट पे वो अप्लाई हुआ उस टाइम उनका एम्पलीट्यूड काफी लार्ज था, उनको आप कह सकते हो इंपल्स फोर्स। जैसे कि मैंने इंपैक्ट बता दिया आपको कि जो भी आप बैट बॉल खेलते हो क्रिकेट, और उसमें जो आपका इंपैक्ट होता है वो उस टाइम इंपल्सिव फोर्स पिक्चर में आता है। बट जो इंपल्स की बात हम यहां पे कर रहे हैं वो थोड़ा डिफरेंट है। यहां पे हम बात कर रहे हैं लीनियर इंपल्स की। अब वो क्या चीज है भाई? लीनियर इंपल्स क्या चीज है उसको अगर मैं दिखाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि कई बार जैसे मान लीजिए आप किसी ऑब्जेक्ट को हिट कर रहे हो, आपने दीवार को हिट किया, जैसे कोई बॉल आपने दीवार पे फेंकी, दीवार पे इंपैक्ट हुआ और उसके बाद जो है बॉल वापस रिबाउंड हो गए कहीं और चली गई। तो जो इंपैक्ट टाइम है उस टाइम पे जो दीवार के ऊपर फोर्स लगा और बॉल के ऊपर जो फोर्स लगा वो कुछ इस तरह का है। सोचिए, वो कुछ इस तरह का है। मतलब उस इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट पे हिट किया उस इंस्टेंट को 0 इंस्टेंट मान लो, उस इंस्टेंट पे जो फोर्स की वैल्यू है वो काफी लार्ज है दोस्तों। फोर्स की वैल्यू काफी लार्ज है, इसको बोलेंगे इंपल्सिव फोर्स। अब इंपल्स किसको बोलेंगे? इंपल्स किसको बोलोगे दोस्तों? इंपल्स में हम इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? इंपल्स, ठीक है। इसको हम बोलेंगे लीनियर इंपल्स, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया कि लीनियर इंपल्स क्या, यहां पे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल किया गया है। एरिया जो है उसको हम इंपल्स बोलेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ कि कैसे हम इंपल्स को कैलकुलेट करते हैं। अब यहां पे एक नई चीज और आती है और उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ लीनियर इंपल्स एंड मोमेंटम। अब ये क्या चीज है उसको जरा देखते हैं। तो आई होप आपको ये इंपल्स का मतलब समझ आया। यहां पे जो भी हम इंपल्स का वर्ड यूज करेंगे वो इस एरिया के लिए इस्तेमाल करेंगे। न्यूटन सेकंड इसकी यूनिट आएगी, न्यूटन सेकंड, ठीक है। तो इंपल्स वर्ड का जो भी हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे वो एरिया के लिए इस्तेमाल में लेके आएंगे, ठीक है। अब जरा देखिए, अगर मैं लीनियर इंपल्स मोमेंटम थ्योरम की बात करूं या प्रिंसिपल ऑफ लीनियर इंपल्स एंड मोमेंटम अगर मैं बताऊं आपको, तो वो क्या चीज है? आपने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा होगा। न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि जो नेट फोर्स होगा मेरे पास एफ नेट, दैट मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, किस रेट से मेरा मोमेंटम बदल रहा है उसके बराबर होगा मेरा एफ नेट, ठीक है। आपने पढ़ा है ये चीज, ठीक है। अब एक काम करते हैं, मैं dt को इधर ले आता हूं, तो नेट फोर्स इंटू dt, और बोथ साइड इंटीग्रेट भी कर देता हूं भाई, इस तरह से लिख सकते हो भाई, ठीक है। अब जरा देखिए, यहां पे अब मैं लिमिट लगाऊंगा, तो मान लीजिए मैंने लिमिट लगाई 0 से लेके t तक, या ti से कोई भी इनिशियल टाइम ले लिया और फाइनल टाइम तक कोई भी फाइनल टाइम हमने ले लिया।
उस इनिशियल टाइम से लेके फाइनल टाइम के बीच में जो नेट फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगा हुआ है, उसका हमने एरिया निकाल दिया, तो एक काइंड ऑफ इंपल्स बन गया ये। इधर ये क्या बन गया, ये बन गया PTI, ये मोमेंटम है इनिशियल टाइम पे, ठीक है, और ये मोमेंटम है आपका फाइनल टाइम पे, बिकॉज यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम है ना, मोमेंटम के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो यहाँ पे, तो लिमिट मोमेंटम की डालेंगे, और यहाँ पे टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो लिमिट टाइम की डालेंगे। तो जब इनिशियल टाइम था वहां पे मोमेंटम पार्टिकल का मान लीजिए PTI था, और फाइनल टाइम था वहां पे पार्टिकल का मोमेंटम PTF था, ठीक है। अब यहां से अगर मैं सोल्व करूं तो मैं बोल सकता हूं PTF फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू F net dt फ्रॉम TI टू TF, ठीक है जी। ये है मेरा इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, और यू कैन से प्रिंसिपल ऑफ लीनियर इंपल्स एंड मोमेंटम। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर मेरे पास किसी पार्टिकल का इनिशियल मोमेंटम दे रखा है, उसमें अगर मैं इंपल्स ऐड कर दूं, ठीक है, उसमें अगर मैं इंपल्स ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि मैं TI से TF जा रहा हूं, TI टाइम पे आपको इनिशियल मोमेंटम दिया हुआ है पार्टिकल का, और फिर TI से लेकर TF तक कितना उसके ऊपर इंपल्स एक्ट कर रहा है वो आपको दे रखा है, तो उससे आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास फाइनल मोमेंटम निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कीजिएगा, अब इसको अप्लाई करेंगे तो आपको बेहतर समझ आएगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा है इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, और यू कैन से प्रिंसिपल ऑफ लीनियर इंपल्स एंड मोमेंटम, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। अब इसमें आप कोऑर्डिनेट अलग अलग भी कर सकते हो, जैसे मान लीजिए एक्स डायरेक्शन में देखना चाहते हो तो इसका एक्स कंपोनेंट ले लो, इसका भी एक्स कंपोनेंट ले लो, इसका भी एक्स कंपोनेंट ले लो। अगर वाई डायरेक्शन में देखना तो इसका वाई ले लो, इसका भी वाई ले लो, इसका भी वाई ले लो, ठीक है, क्योंकि सारे वेक्टर क्वांटिटी ना, तो आप 3 डायरेक्शन में इसको ब्रेक कर सकते हो। अगर आपको एक्स डायरेक्शन में इंपल्स मोमेंटम लगाना है तो सबके एक्स कंपोनेंट ले लो, वाई डायरेक्शन में लगाना है तो सबके वाई कंपोनेंट ले लो, और जेड डायरेक्शन में लगाना है तो सबके जेड कंपोनेंट आप ले सकते हो, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि किस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम हमें क्या कहती है। ऐसे ही आप क्या कह सकते हो, आप सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए भी बता सकते हो। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल में ये जो इनिशियल मोमेंटम होगा ये रिजल्टेंट मोमेंटम होगा। अगर सोचिए ऐसा सिस्टम है जिसमें कई सारे पार्टिकल हैं, तो इनिशियल टाइम पे उन सारे पार्टिकल का एक रिजल्टेंट मोमेंटम होगा, या आप कह सकते हो कि सेंटर ऑफ मास के पास अपना एक मोमेंटम होगा, उसी को आप रिजल्टेंट मोमेंटम भी बोल सकते हो। तो अगर मैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बात करूं दोस्तों, अगर मैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करूं तो उस केस में इस थ्योरम को आप कैसे लगाओगे, आप यहां पे लिखोगे PTI, ये PTI क्या है, ये सेंटर ऑफ मास का इनिशियल मोमेंटम है, प्लस F नेट, नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना लगा हुआ है, नेट एक्सटर्नल फोर्स, ध्यान रखना है एक्सटर्नल फोर्स है भाई, ठीक है। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना लगा हुआ है TI से लेके TF तक, और उस फोर्स की वजह से जो इंपल्स आएगा वो निकाल लो, ठीक है। दैट मस्ट बी इक्वल टू PTF फाइनल मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। ये मेरा क्या बनेगा, फाइनल मोमेंटम आ जाएगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल का। आप ये कह सकते हो सेंटर ऑफ मास का फाइनल मोमेंटम, हम यहां से ऐसे लिख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल में कैसे हम ये अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहले हम सिंपल पार्टिकल्स की तरह ही जो ऑब्जेक्ट है उनको लेते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे हम सेंटर ऑफ मास वाले कंसेप्ट को भी इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन जरा देखिए, तो जरा देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे कोई फिक्स्ड एक्सिस है, ये रेफरेंस एक्सिस है, आई कैप है ये, और ये मेरा जे कैप है, इसको आप वाई कैप भी बोल सकते हो, ठीक है। ये मेरा ओरिजिन है। अब मेरे पास सोचिए कोई कार है, कार को मैं एक पार्टिकल की तरह ट्रीट कर रहा हूँ भाई, ठीक है। वो जो कार है वो इस तरफ चल रही है 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। अब ड्राइवर को एकदम से सोचिए मोड़ना पड़ रहा है, इस कार को 90 डिग्री पे एकदम मोड़ना पड़ रहा है। कोई कुछ आ गया होगा सामने, आप सोचिए चलती हुई कार के सामने कोई जानवर आ गया, ठीक है। तो एकदम से वो 90 डिग्री का टर्न लेता है, और टर्न लेने में जो समय लग रहा है इसको वो 1 सेकेंड का लग रहा है, और ये 5 मीटर पर सेकेंड से इधर से फिर से आपका 90 डिग्री टर्न ले लेता है, और टर्न लेने के जस्ट बाद ये एक दीवार में टकरा जाता है।
यहां पे कोई दीवार है, उस दीवार में टकरा जाता है, ठीक है। अब जैसे ये टकराया, वो जो इंपैक्ट टाइम है वो टाइम आपको दे रखा है, सोचिए 300 मिली सेकेंड का, और जो इसका कार का जो मास है वो आप ले लो 1000 किलोग्राम का। इस तरह का क्वेश्चन है। टर्न होने में कितना समय लग रहा है? 1 सेकेंड। टर्न होने के जस्ट बाद वो एक दीवार लगी हुई, उसके दीवार के साथ टकरा जाता है, ठीक है। और इंपैक्ट टाइम जो है, टकराने के बाद वो वहीं एकदम सारी गाड़ी डैमेज हो जाती है, वहीं पे रुक जाती है। इंपैक्ट टाइम है 300 मिली सेकेंड का। आपको क्या बताना है? आपको 2-3 क्वेश्चन बताने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपको इंपल्स की वैल्यू बतानी है ड्यूरिंग टर्निंग। जब टर्न हो रहा है तब इंपल्स कितना लग रहा है, और एंड ड्यूरिंग इंपैक्ट, जब ये इंपैक्ट हुआ है उस दौरान इसके ऊपर कितना इंपल्स काम किया है कार के ऊपर, ठीक है। दूसरा आपको बताना है एवरेज फोर्स ऑन कार ड्यूरिंग टर्निंग एंड ड्यूरिंग इंपैक्ट। जब इंपैक्ट हुआ तब कितना, और ड्यूरिंग टर्निंग जो है उस टाइम कितना इसके ऊपर इंपल्स लगा है। देखो यहाँ पे इंपल्स फोर्स नहीं है, यहाँ पे इंपल्स है। इंपल्स और इंपल्स फोर्स में वर्ड में मतलब समझिए, इन दोनों वर्ड का मतलब समझिए। इंपल्स फोर्स का मतलब मैंने आपको बता दिया, जो बिल्कुल कम टाइम के लिए वो एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा हो, उसको बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स या इंपल्स फोर्स बोल दो। और अगर सिंपल इंपल्स वर्ड यूज किया गया है इंपल्स, तो वो बाय डिफॉल्ट किसके लिए यूज किया है? उसके एरिया के लिए इस्तेमाल किया गया है। फोर्स का जो एरिया है, ठीक है, उसके लिए इस्तेमाल किया गया है। तो सबसे पहले देखिए इंपल्स ड्यूरिंग द टर्निंग एंड ड्यूरिंग इंपैक्ट। तो टर्निंग के दौरान अगर मैं इंपल्स की बात करूं यहां से यहां तक, तो इंपल्स आप जानते हो क्या होता है। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहती है? इंपल्स मोमेंटम थ्योरम कहती है कि इनिशियल मोमेंटम प्लस इंपल्स इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो अगर मुझे सिर्फ इंपल्स ही निकालना हो, इंपल्स को मैं जे से दिखा देता हूं। जे मेरा स्टैंडर्ड नोटेशन होता है वैसे इसका, इंपल्स का। तो जे विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम को आप इंपल्स बोल सकते हो। तो दैट विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम क्या बनेगा? 1000 इंटू 5 मीटर से, है ना, जस्ट टर्न होने के जस्ट बाद की बात हो रही है भाई। तो 1000 इंटू 5 जे कैप, ये मेरा फाइनल मोमेंटम है, माइनस 1000 इंटू 5 आई कैप, ये मेरा इनिशियल मोमेंटम है। तो ये मेरे पास क्या आ गया दोस्तों? इंपल्स आ गया। इंपल्स ड्यूरिंग टर्निंग ये बन गया है। मैं इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो मैं इसको लिख सकता हूं 5000 जे कैप माइनस आई कैप, ये मेरे पास आ गया इंपल्स ड्यूरिंग टर्निंग। अब आइए ड्यूरिंग इंपैक्ट। इंपैक्ट होने के दौरान क्या इंपल्स आएगा? तो आप जरा सोचिए, इंपैक्ट होने के बाद जो है, तो ये तो आपका क्या है? ड्यूरिंग टर्निंग। अब आइए इंपल्स ड्यूरिंग इंपैक्ट, तो वो क्या बनेगा? अगर आप उसको देखें तो फाइनल मोमेंटम तो 0 है भाई मेरा। इंपैक्ट होने के बाद मेरा जो है वो मोमेंटम 0 है, माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या है? 1000 इंटू 5 जे कैप, तो बन जाएगा माइनस 5000 जे कैप। ये मेरे पास क्या आ गया? ये मेरा इंपैक्ट के दौरान आपका जो मोमेंटम आया है, इंपैक्ट के दौरान जो इंपल्स लगा है वो आपको पता चल गया। अब आइए एवरेज फोर्स ड्यूरिंग द इंपैक्ट, ये क्या है? ये है मेरा एरिया ऑफ फोर्स है, ध्यान रखना, एरिया ऑफ फोर्स है। अब वो फोर्स जो है वो कैसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है फोर्स जो है वो कांस्टेंट ही हो। जैसे मान लीजिए फोर्स मेरा इस तरह का है, ठीक है भाई, किसी टाइम ड्यूरिंग द टर्निंग मान लीजिए फोर्स जो है वो इस तरह का लग रहा है। एक मिनट ऐसे रफ ले लेता हूं। तो अब मैं इसका एवरेज कैसे निकालूं? आप पहले तो आप ये देखो कि जो टर्निंग टाइम है वो कितना है, उसको मैं डेल्टा टी बोल देता हूं, ठीक है। और हमने क्या किया? हमने इसका एरिया निकाल लिया। एरिया को हम क्या बोलेंगे? एरिया को हम बोलेंगे जे, इंपल्स। अब अगर मैं उस इंपल्स को डेल्टा टी से डिवाइड कर दूं तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं एक तरह से इसकी एवरेज वैल्यू देख रहा हूं, इसकी एवरेज वैल्यू देख रहा हूं कि कितना ऑन एन एवरेज फोर्स लगा है। भाई किसी टाइम पे ज्यादा है, किसी टाइम पे कम है, ठीक है।
तो अगर मैं सबको स्मूथ कर दूं एक बार के लिए कि भाई हर टाइम पे अगर मैं कांस्टेंट फोर्स मान लेता तो कितना फोर्स होता, उसको हम क्या बोल रहे हैं यहां पे, एफ एवरेज। इसको हम एफ एवरेज, एवरेज फोर्स बोल देंगे, ठीक है। तो अब आप बताइए एवरेज फोर्स क्या लगेगा भाई। एरिया जो आप निकालोगे तो फोर्स इंटू टाइम ही करोगे ना भाई, इसका इंटीग्रेट करोगे ना। ये मेरा क्या है, ये मेरा फोर्स का ग्राफ है। तो अगर मैं इसको टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास इंपल्स आ जाएगा, ठीक है। फोर्स कैसे लग रहा है उसका ग्राफ है टाइम के साथ। तो अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, इसकी वजह से जो इंपल्स क्रिएट होगा वो आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मुझे एवरेज फोर्स निकालना हो जो इतना ही चेंज इन मोमेंटम पैदा कर सके तो कैसे निकालोगे भाई। अगर ये ऐसे फोर्स ना लगा के हम ऐसे कांस्टेंट लगा देते तो इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, एफ एवरेज। और एफ एवरेज की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये एफ एवरेज हमने इतना लिया है सच दैट जो इसकी वजह से जो चेंज इन मोमेंटम आ रहा है उतना ही चेंज इन मोमेंटम इसकी वजह से आएगा, ठीक है। इस तरह से आप एफ एवरेज को निकाल सकते हो। तो जरा बताइए इसकी वजह से जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो क्या होगा, इसका एरिया निकाल दो, रेड लाइन वाला एरिया निकाल दो। तो रेड लाइन वाला एरिया क्या होगा, एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी। ये मेरा क्या होगा बताओ जरा, ये होगा चेंज इन मोमेंटम जो इस फोर्स ने क्रिएट किया है, इस फोर्स की वजह से जो बना है। अब ये उतना ही होना चाहिए जितना इस फोर्स ने क्रिएट किया है, इसका तभी तो, बिकॉज ये इसके इक्वलेंट ही तो लिया हमने, इसकी इसी का तो एवरेज लिया हमने। तो आप बताओ यहां पे आप इसको इक्वल करोगे किसके बराबर, एफ टी डी टी, जीरो से लेकर डेल्टा टी तक आप कर दो। इसका अगर जितना इसका एरिया है उतना ही मेरा क्या हो जाएगा बताओ जरा, इसकी वजह से जो एरिया आएगा वही आएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं जे लिख सकता हूं भाई, दिस इज द इंपल्स ड्यू टू दिस फोर्स एफ टी। अब यहां से अगर मैं एफ एवरेज को कैलकुलेट करूंगा तो एफ एवरेज फोर्स कितना आएगा, वो आएगा जे डिवाइड बाय डेल्टा टी। मतलब जितनी देर के लिए इंपल्स एक्ट किया है, इंपल्सिव फोर्स एक्ट किया है, वो टाइम देख लो कितना है, उस टाइम से उसके इंपल्स को डिवाइड कर दो, ठीक है। देखो इंपल्स एंड इंपल्सिव फोर्स दो डिफरेंट चीज है, ध्यान रखना जो मैं यहां पे बोल रहा हूं। तो ये इंपल्स फोर्स की वजह से क्रिएट हुआ था, इसको हमने कितने टाइम में क्रिएट हुआ है उस टाइम से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया, एफ एवरेज। तो एफ एवरेज निकालने का बहुत आसान तरीका होता है। एवरेज फोर्स कैसे हम निकालते हैं, जिस दौरान आपका इंपल्स एक्ट किया है उसी दौरान आप ये देखो कि अगर मैं उसको कांस्टेंट मान लेता तो कांस्टेंट वैल्यू क्या होती, और ये जो कांस्टेंट वैल्यू लेनी है उतनी लेनी है सच दैट इसकी वजह से जो इंपल्स क्रिएट होगा और इसकी वजह से जो इंपल्स क्रिएट हुआ है वो दोनों बराबर होने चाहिए। तो ऐसे आप कैसे कैलकुलेट करोगे भाई एफ एवरेज की वैल्यू, तो कुछ नहीं करना, पहले ओरिजिनल जो फोर्स लगा था उसकी वजह से इंपल्स निकाल लो और डिवाइड बाय क्या कर दो, कितनी देर के लिए वो इंपल्स लगा है उस टाइम से आप डिवाइड कर दो तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ एवरेज की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, एवरेज फोर्स आ जाएगा। तो यहां पे भी हम वही करेंगे, एवरेज फोर्स बताने ड्यूरिंग टर्निंग। तो ड्यूरिंग टर्निंग ये मेरा इंपल्स लगा है और टर्निंग में जो टाइम लगा है वो कितना लगा है, 1 सेकंड का टाइम लगा है, ठीक है। 1 सेकंड में इसने टर्न कर लिया इधर से इधर। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो एवरेज फोर्स लगेगा ड्यूरिंग टर्निंग तो वो कितना लगेगा, वो लगेगा 5000 आई कैप माइनस जे कैप डिवाइड बाय क्या कर दो 1। ये मेरा एवरेज फोर्स लग गया ड्यूरिंग टर्निंग। एंड ड्यूरिंग इंपैक्ट अगर मुझे निकालना हो तो ड्यूरिंग इंपैक्ट जो एवरेज फोर्स लगेगा वो लगेगा -5000 जे कैप। तो ये है भाई मेरा, डिवाइड बाई टाइम की वैल्यू कितनी है, इंपैक्ट टाइम कितना है 0.3, तो डिवाइड बाई 0.3 आप ये कर दो तो क्या बन जाएगा -50,000/3 जे कैप, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गया, एवरेज फोर्स आ गया ड्यूरिंग इंपैक्ट। आई होप आपको ये क्लियर हुआ कि कैसे हम इंपैक्ट फोर्स कैलकुलेट करते हैं और कैसे हम एवरेज फोर्स कैलकुलेट करते हैं और कैसे हम इंपल्स को देखते हैं, ठीक है। तो आज का जो एपिसोड है दोस्तों इसमें हम इतना ही करेंगे। अगले एपिसोड में हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और थोड़ा इस इंपल्स मोमेंटम थ्योरम जो है इसको थोड़ा सा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में फिर से मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।